इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा तेज हो गई है। इन्हीं योजनाओं में शामिल है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसने करोड़ों गरीब परिवारों को अपने घर के सपने को साकार किया है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी इस योजना का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। शहर की इंदिरा कॉलोनी में रहने वाली कुसुम गुप्ता को पीएम आवास योजना के तहत करीब 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिली और इससे उन्होंने अपना पक्का मकान बनवाया। वहीं लाभार्थी मंजुला का कहना है कि पहले उन्हें टीन टप्पर के मकान में रहना पड़ता था, लेकिन अब वे अपने परिवार के साथ पक्के और सुरक्षित घर में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सहारनपुर में ऐसे कई परिवार हैं जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्की छत मिली है। योजना के जरिए लोगों को न केवल आवास मिला, बल्कि सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 साल पूरे हो चुके हैं। बीते वर्षों में मोदी सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए कई योजना शुरू की हैं और उन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना ने न केवल गरीबों का अपने घर का सपना साकार किया है, बल्कि उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी प्रदान किया है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कई लाभार्थियों को पीएम आवास मिला है। शहर की इंदिरा कॉलोनी में रहने वाली कुसुम गुप्ता को इस योजना के तहत 2.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिली, जिससे उन्होंने पक्का मकान बनवाया है। वहीं मंजुला बताती हैं कि उन्हें पहले टीन टप्पर के मकान में रहना पड़ता था, लेकिन अब वो पक्के मकान में परिवार के साथ रह रही हैं। हमें घर की छत मिल गई। हम जगह जगह भटकते थे किराए पे, कहीं टीन मिली तो पानी टपक रहा ऊपर से। उस चीज से हमें बहुत खुशी हुई कि अपना मकान मिल गया हमको। कितने पैसे आपको मिले? 2.5 लाख रुपए। कोई बिचौले को किसी को ना, कुछ नहीं दिया। समस्या यही थी कि मतलब तू बता, तमाम आंधी और बाट में बूढ़ा था, बहुत दिक्कत थी। कैसा लगता है? अब ठीक लगता है। इंदिरा कॉलोनी में रहने वाले सतीश राज को भी पीएम आवास योजना के अंतर्गत पक्का मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए मिले हैं। उन्होंने बताया कि पूरी रकम सीधे डीबीटी के जरिए बैंक अकाउंट में मिली। इसके लिए उन्होंने पीएम मोदी का आभार भी जताया। टीन टप्पर का मकान था या किराए पे रहते थे और वहाँ परेशानी तो होती थी, पानी वाने की भी, बिजली लाइट की भी। वैसे भी किराएदार परेशान करते थे, तो सभी तरह की परेशानी थी। अब यहाँ बहुत अच्छा है, ठीक है। सहारनपुर में ऐसे हजारों लोग हैं जिन्हें पीएम आवास योजना के तहत अपनी पक्की छत मिली है और वो बुनियादी सुविधाओं से लैस घर में अपने परिवार के साथ गुजर बसर कर रहे हैं। लाभार्थियों का कहना है कि आवास योजना के अलावा बीते 12 वर्षों से उन्हें मोदी सरकार की कई अन्य योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है और इससे उनका जीवन आसान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 साल पूरे हो चुके हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कथित फर्जी जन्म प्रमाण पत्र घोटाले को लेकर नागरिक प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने इस मामले की विस्तृत जांच की मांग भी उठाई। केडीएमसी की ओर से लगभग 2000 संदिग्ध जन्म प्रमाण पत्रों की पुष्टि किए जाने की जानकारी सामने आई है, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने एसआईटी जांच की घोषणा की है। पालिका में जो जन्म प्रमाण पत्र घोटाला बाहर आया है, उसमें गैर कानूनी पद्धति से 1.25 लाख से ज्यादा जन्म प्रमाण पत्र दिए गए हैं। अब तक की जांच में यह सामने आया है। जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जो एसआईटी की रचना की है, तो पहला जो उनका इनफॉर्मल जो फाइंडिंग कहे, तो उसमें 19,860 के करीब ये बेनामी लोगों को जन्म प्रमाण पत्र दिए गए हैं। इसी प्रकार से मुंबई महापालिका के आसपास के महापालिका में अब हमारी एक्शन शुरू हुई है। मैं स्वयं सब जगह जा रहा हूं
ऊना में 15,000 ऐसे गैर कानूनी ढंग से जन्म प्रमाण पत्र दिए गए हैं। पुणे महापालिका में मैं मंगलवार को जाऊंगा। यहाँ कल्याण डोंबिवली महापालिका हो, उल्लासनगर, ठाणे, इस क्षेत्र में भी 10,000 गैर कानूनी जन्म प्रमाण पत्र सुधार के नाम से 20 से 65 साल की उम्र की व्यक्ति को दिए गए हैं। इसमें हजारों संशयित बांग्लादेशी भी शामिल है। कल्याण डोंबिवली महापालिका के आयुक्त ने इस संबंध में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT गठित करने की घोषणा। अहमदाबाद में उस समय दहशत का माहौल बन गया जब 20 से अधिक लोगों ने कथित तौर पर कई वाहनों में तोड़फोड़ की और उन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया। इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी फैल गई और लोगों के बीच डर का माहौल देखने को मिला। सूचना पुलिस को दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। शहर कोटदा थाने के निरीक्षक VN चौधरी ने बताया कि घटना के संबंध में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य आरोपियों की पहचान पुलिस करने में जुटी हुई है और लगातार छापेमारी भी पुलिस कर रही है। पिछली 27 तारीख को रात को 11:45-12 बजे के आसपास पुलिस को मैसेज मिला था कि प्रेमनगर रचना स्कूल के आसपास वकील की चाली पे कुछ असामाजिक तत्व वाहनों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। इसी मैसेज के आधार पर पुलिस तात्कालिक घटनास्थल पर पहुंची थी और प्राइमरी ऑब्जर्वेशन के बाद कुल 6 आरोपी को हमने अरेस्ट किया हुआ है अभी और आगे की तपास तजवीज़ चालू है। इस FIR में जो फरियादी कंप्लेनेंट है सुशील चौहान, उनका ये आरोपी दीपक यादव, करण राजपूत और ऋतिक उर्फे माया के साथ 1 महीने पहले कुछ अनबनाव बना था, दोनों में कुछ झगड़ा हुआ था। उसी के आधार पे पिछली 27 तारीख की रात को कंप्लेनेंट के घर पे ये आरोपी आए थे। उनकी खुद वो साथ में 10-12 दूसरे आदमी थे। उन्होंने कंप्लेनेंट को ढूंढने की कोशिश की, कंप्लेनेंट घर पे नहीं मिला तो उसके घर के बाहर जो वाहन व्हीकल पड़े थे उसमें कांच में तोड़फोड़ किया था। और खबर राजस्थान से। राजस्थान के चूरू में नौतपा के दौरान पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को राहत दिलाने के लिए नगर परिषद ने विशेष पहल शुरू कर दी है। तेज गर्म हवाओं और बढ़ते तापमान के बीच नगर परिषद की ओर से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के जरिए शहर की मुख्य सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इससे सड़क का तापमान कम करने और लोगों को गर्मी से कुछ राहत पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। गर्मी से तो देखो हालात अभी तो बहुत ही भयंकर है और मेरी सभी क्षेत्रवासियों से ये अपील है कि 11 बजे के बाद शाम 6 बजे तक जहाँ तक हो सके गर्मी से बचो। भयंकर गर्मी है, आमजन बहुत ज़्यादा परेशान है। और साथ साथ मेरा छोटा सा निवेदन ये भी है, जो पक्षी बेचारे हैं वो इस धूप में भूखे प्यासे रहते हैं, तो उनके लिए आप जहाँ हो सके उनके पीने के पानी की व्यवस्था तो ज़रूर ही करें। ये आप सबसे मेरा निवेदन है। मेरा नाम पवन साहब। गर्मी में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप देख रहे हो कि पसीना जो है वो रुक ही नहीं रहा है कपड़े के अंदर से और पैरों तक आ रहा है और तापमान जो है वो 46 से पार हो चुका है और दोपहर और सुबह और शाम का तो पता ही नहीं चल रहा है और लू जो है वो इतनी भयंकर चल रही है कि कान जल रहे हैं और आम आदमी को काफ़ी परेशानी का सामना जो है करना पड़ रहा है। और जो बुजुर्ग है, जवान है, बच्चे, वो अपना ठंडा पानी है, राबड़ी है, छाछ है, फल फ्रूट है, अपना जैसे जुगाड़ करके अपना निकाल रहे हैं, गर्मी से राहत मिले और जूस का जो है वो प्रयोग कर रहे हैं, गन्ने का। और खबर उत्तर प्रदेश के जौनपुर से, जहां पर लखनऊ के प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह की दिन दहाड़े हत्या से परिवार और इलाके में सनसनी फैल गई है और इस वारदात के बाद अब परिजन गहरे सदमे में है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। परिजनों का कहना है कि संदीप सिंह की किसी से कोई खुली दुश्मनी नहीं थी। हालांकि उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्हें पहले कुछ धमकियां जरूर मिली थी, जिसकी जानकारी अब जांच का अहम हिस्सा बन सकती है। इस घटना के बाद इलाके में तनाव है। पुलिस हर एंगल से पड़ताल कर रही है। आसपास के CCTV फुटेज को पुलिस खंगाल रही है और साथ ही जो परिजन हैं और करीबी लोग हैं उनसे पूछताछ भी कर रही है। फिलहाल हत्या के पीछे की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस मामले का खुलासा पुलिस कर देगी।
मेरठ के थाना टीपी नगर क्षेत्र में एक होटल में देह व्यापार का मामला सामने आने के बाद अब हड़कंप मच गया है। आरोप है कि होटल के बंद कमरों में मात्र 1200 रुपए में लड़कियों का सौदा किया जा रहा था। दलाल व्हाट्सएप के जरिए ग्राहकों को तस्वीरें भेजकर रेट तय करते थे और फिर उन्हें होटल बुलाया जाता था। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने टीपी नगर स्थित होटल रूम्स 2 में छापा मारा और हंगामा किया। पुलिस को सूचना मिली, मौके पर पुलिस पहुंची। होटल संचालक प्रिंस और अंकुर समेत 2 ग्राहकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के द्वारा 3 महिलाओं को वहां से मुक्त कराकर उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आज दिनांक 28 मई 2026 को प्रभारी निरीक्षक टीपी नगर को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र में संचालित होटल रूम 2 में कुछ अनैतिक गतिविधियां हो रही हैं। सूचना पर थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तथा जांच करने पर पाया गया कि 2 संचालक, 2 कस्टमर, 3 पीड़िताएं कुछ अवैध सामग्री के साथ हैं। प्रकरण का तत्काल संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। और एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी रहेगा। जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबर उन्नाव से। उन्नाव के आदर्श नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित उत्तम हॉस्पिटल की स्वामिनी मोनिका उत्तम ने अपने पति देवकांत उत्तम पर दर्ज दुष्कर्म के मुकदमे को साजिश और अवैध वसूली का हिस्सा बताया और निष्पक्ष जांच की मांग की है। मोनिका उत्तम ने कहा कि आरोप लगाने वाली महिला द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार हैं और उनके पति को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सोशल मीडिया पर जिस युवक को उनके पति का भतीजा बताया जा रहा है वो वास्तव में अस्पताल का ड्राइवर है और साथ ही ये भी आरोप लगाया कि संबंधित महिला पहले भी कई लोगों पर इस तरह के आरोप लगाकर मुकदमे दर्ज करा चुकी है। बर्रा थाना में और उन्नाव कोतवाली में एक मामला ये है कि मेरे पति देवकांत उत्तम के ऊपर उन्नाव कोतवाली में और बर्रा थाना में 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो मैं उस संदर्भ में ये कहना चाहती हूँ मीडिया के माध्यम से कि जो कंप्लेंट दर्ज हुई है, जो FIR दर्ज हुई है, वो पूरी तरह से गलत हैं। जैसा कि मुझे पता चला है, साल 2023 में प्रतिमा सिंह ने थाना दही में एक कंप्लेंट दर्ज की थी स्वाभी सिंह उर्फ रजनी के खिलाफ, जिसमें उसके पति गजेंद्र सिंह उर्फ राज सिंह से शादी करने को वो दबाव बना रही हैं और धमकी भी दे रही हैं, जिसकी FIR कॉपी ये मेरे पास में आई हुई है। फिर साल 2025 में कानपुर में काकादेव में अक्षय सिंगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है मन्नत सिंह ने, जो स्वाभी सिंह ही है ऐसा मुझे पता चला है। इस तरह से वो शादीशुदा लोगों को फंसाती है। जो FIR काकादेव में दर्ज हुई है उसकी कॉपी ये मेरे पास में आई हुई है। फिर वो मेरे हॉस्पिटल आई, कैसे उसने मेरे पति का नंबर लिया और वो उनसे बात करने लगी। जैसे मुझे पता चला तो मैंने उसको फ़ोन करके अपने पति से दूर रहने के लिए एवं बात ना करने के लिए कहा। और खबर सिद्धार्थ नगर से। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। बांसी स्टैंड के पास PWD विभाग के प्रांतीय खंड की बेशकीमती जमीन पर कथित रूप से अवैध निर्माण किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक डाटा संख्या 144 और 152 वाली इस जमीन पर कुछ भू माफियाओं और रसूखदारों द्वारा दिन दहाड़े पक्का निर्माण कराया जा रहा है और ये जमीन PWD के स्वामित्व में होने के बावजूद उसे निजी बताकर कब्जा
करने की कोशिश की जा रही है। जब ये पूरा मामला सामने आया तो विभाग में हड़कंप मच गया। अधिशासी अभियंता ने जिलाधिकारी शिव शरणप्पा जीएन को पत्र लिखा, अवैध निर्माण तत्काल रुकवाने और जमीन को सुरक्षित कराने की मांग की है। और खबर प्रयागराज से। प्रयागराज के गंगानगर स्थित हंडिया थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ। 3 लोगों की इस हादसे में मौके पर ही मौत हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। हम आपको बता दें कि यह हादसा भैंसकी पेट्रोल पंप के सामने उस समय हुआ जब एक अनियंत्रित रोडवेज बस ने कार को जोरदार टक्कर मारी। जानकारी के मुताबिक कार सवार लोग ज्ञानपुर गोपीगंज से प्रयागराज की झूसी की ओर जा रहे थे। मृतकों में 60 साल के राकेश त्रिपाठी, 27 साल के शुभम दुबे और 58 साल की प्रभावती शामिल हैं। वहीं 35 साल के राहुल त्रिपाठी गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वांछित पुलिस आयुक्त महोदया के निर्देशन में थाना सूरजपुर और एसीपी 3rd की टीम के द्वारा एक अंतर जनपदीय शातिर चोरों के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। ये गिरोह। और खबर लखनऊ से। लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ग्रेटर नोएडा के जेवर में 15 साल के गोपाल शर्मा की हत्या की घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने सरकार से इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और इसके साथ ही उन्होंने हमीरपुर में निर्माणाधीन पुल गिरने से हुए हादसे पर भी चिंता जताई है। इस हादसे में कई मजदूरों की मौत पर शोक जताते हुए मृतकों के परिजनों को उचित सहायता और घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था की मांग की। हालांकि इस मांग को के बारे में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया है और मृतकों के परिजनों के लिए आर्थिक मदद की भी घोषणा की है। और साथ ही इस पूरे मामले पर, इस घटना को लेकर कार्रवाई भी हुई है और इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है। अयोध्या में भक्ति और श्रद्धा का भव्य संगम देखने को मिल रहा है। श्री राम मंदिर परिसर में बने मां भगवती मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इस विशेष अवसर पर राम मंदिर आंदोलन के प्रखर वक्ता और पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति अयोध्या पहुंची। उनके साथ साध्वी रितंभरा भी ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल हुई। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान साध्वी निरंजन ज्योति ने राम मंदिर आंदोलन के संघर्ष को याद करते हुए कहा कि वर्षों की तपस्या और संघर्ष के बाद यह ऐतिहासिक क्षण आया है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान का भी उल्लेख किया। अयोध्या में आने का सौभाग्य जब पूर्ण उदय होते हैं तभी होता है, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने जन्म लिया हो। और उस स्थान के दर्शन करने के बाद मैं कह सकती हूँ कि अयोध्या में आने के बाद ऐसा लगता है कि पुनः वही अयोध्या जब राम जी रहे होंगे तब वो अयोध्या आ गई वापस। आज ओबीसी आयोग की जो मीटिंग है उसी में अभी सम्मिलित होकर फिर आयोग परिसर में ध्वजारोहण की है। आज माँ भगवती के शिखर पर ध्वजारोहण है। ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि हम लोग उस समय जब आंदोलन चल रहा था उस समय हम लोग दुर्गा वाहिनी में काम कर रहे थे, विश्व में काम कर रहे थे। तो आज उस समय जो आंदोलन से जुड़ी हुई बहनें थी दुर्गा वाहिनी में, मातृशक्ति में, उन्हीं सबको बुलाया। कानपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 12 दिन पहले दफनाई गई महिला का शव हाईकोर्ट के आदेश पर दोबारा कब्र से निकाला गया। यह कार्रवाई बाबूपुरवा के बगाही कब्रिस्तान में की गई। मृतका कायनात की मौत को लेकर मायके वालों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि दहेज उत्पीड़न की वजह से बेटी की हत्या की गई, जबकि पहले इसे आत्महत्या बताया गया था। मृतका की शादी करीब 18 महीने पहले हुई थी। 15 मई को फांसी लगाकर
संदिग्ध हालत में उसकी मौत हुई थी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्नाव मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव को दोबारा पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मौके पर उन्नाव पुलिस, बाबूपुरवा थाना पुलिस और भारी मात्रा में पुलिस बल के लोग भी तैनात थे। फिलहाल पुलिस और प्रशासन की नजर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी है, जिससे मौत की असली वजह सामने आ सकती है। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 25/5/2026 के क्रम में जिलाधिकारी महोदय ने आदेश किया 27 तारीख को, और मुझे रामदेव निषाद एसडीएम न्यायिक सदर को मजिस्ट्रेट नामित करते हुए सर ने आदेशित किया है कि डेड बॉडी को पुनः वीडियोग्राफी कराते हुए परिजनों की उपस्थिति में खुलवाया जाए और खुदवा करके पुनः इसकी पैनल बनवा करके वीडियोग्राफी कराते हुए पोस्टमार्टम की कार्रवाई संपन्न की जाए। परिवार संतुष्ट नहीं था और परिवार ने जिलाधिकारी महोदय को भी एप्लीकेशन दिया था कि दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए और पोस्टमार्टम करा करके पैनल गठित करके पोस्टमार्टम कराया जाए, वीडियोग्राफी कराई जाए और वीडियोग्राफी करा करके पुनः पोस्टमार्टम कराया जाए। सर, मेरे मम्मी पापा बाहर गए हुए थे एमपी, तो वहाँ पे 2 बजे दोपहर में इनको कॉल गई। मेरे मम्मी पापा से बताया गया कि आपकी बेटी की तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई थी और हम लोग हॉस्पिटल लेके गए और उसकी डेथ हो गई जी। और मेरे पापा ने मुझे कॉल करके बताया। मुरादाबाद के डिलारी रोड स्थित पेट्रोल पंप पर पिछले 2-3 दिनों से ईंधन संकट गहराता जा रहा है। पंप पर पेट्रोल खत्म होने की वजह से पेट्रोल नहीं है धन्यवाद का बोर्ड लगा दिया गया है, जिसे वाहन चालकों को वहां से लौटना पड़ रहा है। इस स्थिति में सबसे अधिक परेशानी ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले बाइक और वाहन चालकों को हो रही है, जिन्हें ईंधन के लिए कई किलोमीटर दूर दूसरे पंपों तक जाना पड़ रहा है। कहते पेट्रोल नहीं है भैया, अभी मेरी बाइक में पेट्रोल नहीं है। अब मैं इधर खड़ा हूँ, इधर ये कहते पेट्रोल नहीं है भैया। तो बताइए कैसे ऐसी कंडीशन में कहाँ जाएं? कहाँ बीच रास्ते में खड़े हैं, ठाकुर द्वारा भी दूर है, मेरा घर भी दूर है, मैं खड़ा हूँ बिना पेट्रोल के, बच्चे मेरे साथ हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में? मैं तो आज देख रहा हूँ, मैं तो आज गुजर रहा हूँ, तो मैंने तो आज देखा। उससे पहले आ रही होगी तो और लोगों को आ रही होगी, मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मैं आज पहली बार इधर से निकल रहा हूँ कई दिन के बाद, तो मुझे तो आज दिखाई दे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।